हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ अच्छा होंगे। मैं आरपी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, आज प्रश्नावली 4.1 हमारी चल रही थी, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने चर्चा कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आ जाइए सभी, जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्थितियां दे रखी है और हमें द्विघात समीकरण बनाना है, निरूपित करना है। नहीं, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे हमें कुछ स्थितियां दे रखी है, हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हमें एक आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528। ठीक है। यहाँ तक क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में, यानी जितनी भी लंबाई चौड़ाई क्या है मीटर के अंदर है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या करना है, हमें ओनली लंबाई चौड़ाई पूरा सोल्व नहीं करना, बस हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड दे रखा है, यानी एक आयत है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 दे रखा है। उसकी लंबाई है जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई में चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए अभी। सबसे पहला काम हमें क्या दे रखा है, हल। हल तो इधर देखिए, इसमें लिखा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माना कि चौड़ाई को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लंबाई का दे रखा है, तो हम चौड़ाई को मानेंगे। चौड़ाई है x मीटर, चौड़ाई हमने मानी x मीटर। तो अब इसमें क्या बोल रही है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अब हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई क्या होगी, चौड़ाई x है, ये x। लंबाई चौड़ाई के दुगने, तो दुगना कर दो, चौड़ाई के ये दुगना, दुगने से एक अधिक है, ये दुगना और इससे एक अधिक है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर सभी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, चौड़ाई मानी x। ठीक है यहाँ तक। फिर लंबाई क्या दे रही है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये चौड़ाई है, चौड़ाई का हमने दुगना किया, यानी x का दुगना करेंगे तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। फिर इससे एक अधिक है, फिर इसमें एक जोड़ दिया, एक अधिक का मतलब एक इसमें जोड़ देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दे रखा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। ये क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता होगा, आयताकार यानी आयत है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होगा, 528। अब लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, x। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये x इस कोष्ठ के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ लिख देता हूं। ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस, ये x इस 1 से होगा तो 1x बराबर 528। ऐसा ही है, हमने कुछ नहीं किया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे रखा है और इनको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तक है। ये 528 बराबर के उस तरफ प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है और हमें द्विघात समीकरण ही चाहिए थी। देखो, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आपको पता है x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, लेकिन हमें x की बड़ी घात देखनी है। बड़ी घात कितनी है, 2 है, और x के गुणा में क्या है, 0 नहीं है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, पार्ट 2 पर। बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए इधर।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत को नोट कीजिए और गुणनफल कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। ठीक है, तक हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन ये इसमें दे रखा है, लेकिन मेन हमारा क्या द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना हमें, बस और कुछ नहीं है। आगे सोल्व नहीं करना, हमारे द्विघात समीकरण प्राप्त होते ही वहां तक हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब धन है वो, यानी प्लस की संख्या होगी, सबसे पहला काम ये। और क्रमागत यानी क्रम से होगी, यानी कि जैसे क्रम से कैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये क्रम से है, यानी कि जिसके अंदर क्रम से कैसे एक के अंदर एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 के अंदर एक जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के अंदर एक जोड़ रहे 4 आएगा, यानी कि +1 हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? क्रमागत संख्या। चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लो, आप 500 लोगे, 501 लोगे, 502 लोगे, क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। 500 में आप एक जोड़ोगे तो 501 प्राप्त होगा, 501 में एक जोड़ोगे 502 प्राप्त होगा। अगर आप इसको विलुप्त कर दोगे तो क्या ये क्रमागत संख्या है? 500 और 502 नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रमागत का मतलब क्रम से होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, यानी कि क्रमागत संख्या हमें लेनी है। तो इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि दो लेनी है हमें, दो धनात्मक, दो क्रमागत दे रखा है यहाँ पे, दो क्रमागत धनात्मक संख्या हमें माननी पड़ेगी। ध्यान नहीं रखिए, हमें संख्या क्या है? x मानी तो दूसरी क्या होगी? x + 1 होगी। पहली संख्या हमने x मानी तो दूसरी क्या होगी? x + 1 होगी। माना कि अगर पहली संख्या हम 4 लेते तो अगली क्या 5 होती? कैसे? 4 में एक जोड़ दे तभी 5 होती, तभी क्रमागत होती। तो हमने x मानी तो x में एक जोड़ दिया, एक जोड़ने पर जस्ट x के अगली संख्या आएगी x + 1। ठीक है, यहाँ तक x और x + 1 है। यहां तक हमारा हो गया क्रमागत धनात्मक संख्या। हमने x और x + 1 मान ली है, उनका गुणनफल हमें दे देगा 306, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें देगा। तो मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा दे रखा वैसा ही हमें करना है। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा? दोनों संख्याओं का गुणनफल x × x + 1 = 306। ये मैंने मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मैंने क्या किया? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और x + 1 है हमारे, तो हमने इनको गुणा के रूप में लिख दिया बराबर 306। अब ये x इस कोष्टक से मल्टीप्लाई होगा, यानी x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये x + 1 से होगा तो x बराबर का 306। ठीक है, यहाँ तक। अब बराबर के 306 इधर है, प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। x² प्लस का x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक। ये हमें क्या प्राप्त हो गई? द्विघात समीकरण, और हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इधर बोर्ड की तरफ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या दे रखा है यहाँ पे? रोहन की माँ है जो उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन माँ 26 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना क्या है? बड़ी है। ठीक है। उनकी आयु, आयु किसमें है? वर्षों में है। का गुणनफल, आयु का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, आयु का गुणनफल कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहला काम जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हमें करता जाना है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यह है वर्तमान का। तो हम क्या करेंगे? पहले वर्तमान आयु क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। एक सारणी बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। ये रोहन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो पहले हमें रोहन की आयु याद होनी चाहिए।
माना कि रोहन की आयु क्या है, x वर्ष। रोहन की आयु क्या है, हमने रोहन की आयु, वर्तमान आयु हमने क्या मानी, x वर्ष। ठीक है यहां तक। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इधर मां की आयु ले लेते हैं। मां क्या हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी होगी, यानी रोहन x का है तो मां उससे 26 वर्ष बड़ी। जैसे ही x में हम 26 जोड़ेंगे, मां की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है यहां तक। उनकी आयु वर्षों, आयु किसमें दे रखी, वर्षों में, का गुणनफल, आयु का गुणनफल दे रखा है 3 वर्ष पश्चात, यानी आयु का गुणनफल कब का दे रखा है, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात आयु याद कर लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात आयु, ये गुणनफल 360 को कौन सा दे रखा है, 3 वर्ष पश्चात दे रखा है। तो रोहन की वर्तमान इतनी है, 3 वर्ष पश्चात रोहन कितने का होगा, x प्लस 3, x प्लस 3 वर्ष का होगा रोहन, 3 साल बाद। आप अभी 5 साल के हो, तो आगे आगे कितने वर्ष के होंगे, 3 वर्ष बाद 8 के होंगे, 5 में जोड़ेंगे। वैसे ये x क्या है, तो x में हमने 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार माँ भी 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, वर्तमान में x प्लस 26 की है, इसमें हम 3 जोड़ेंगे, x प्लस 26 है, 3 साल बाद कितने की होगी, 3 जोड़ेंगे तो कितनी, x प्लस 29, 26 में 3 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, यानी माँ हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है यहां तक। अब इधर ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए क्या बोल रखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि गुणनफल दे रखा है हमें 3 वर्ष पश्चात का, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो ये है x प्लस 3 और उसकी मां की आयु क्या है, x प्लस 29 है। तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 360। तो लिख दीजिए, नीचे लिख देता हूं मैं एक लाइन, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, हमें इनका गुणनफल दे रखा है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 360। इन दोनों को गुणा करना है, इनको नहीं करना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल दे रखा है। समझ में आया यहां तक। फिर आगे सोल्व कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। अब देखिए ऊपर हमें क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x 29 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही करते हैं गुणा। x को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x स्क्वायर। अब x को 29 से करेंगे तो 29x, अब ये 3x से होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है यहां तक। 3 29 से होगा तो कितना होगा, 87, बराबर में कितना दे रखा है, 360। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, x को x से किया है, x को 29 से किया है, 3 को x से किया है, 3 को 29 से किया है। ठीक है यहां तक। अब देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, 29 और 3 कितना होता है, 22x, इधर क्या है प्लस के 87। 360 बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 360, और इधर क्या बचा, बराबर का 0। ठीक है यहां तक। अब लिख दीजिए x स्क्वायर 32x। अब इधर देखिए 360 बड़ा है और 87 छोटा है, ये माइनस का है प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 360 में से 87 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, इधर की वजह 5, 8 में से 5 गया तो 16, 15 में से 8 गया तो 7, और इधर 2 बड़ी संख्या माइनस किया तो ये माइनस का बराबर 0। अब देखिए इधर हमें क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण चाहिए था, ये हमारा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। आयु हमें ज्ञात नहीं करनी, हमें मेन क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ये। एक बार फिर देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर रोहन की मां की आयु रोहन से 26 बड़ी है, यानी हमने पहले रोहन की आयु मानी x,
तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है यहाँ तक। फिर 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु का योग हमें कितना दे रखा है, 360। तो हम क्या करेंगे, राहुल की वर्तमान आयु x है, आज के 3 साल बाद कितने का जाएगा, x प्लस 3 का। उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी वो, x प्लस 29। ठीक है यहाँ तक। फिर उनका गुणनफल दे रखा है हमें 360, 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल दे रखा है, तो हम उन दोनों को गुणा करके 360 के बराबर फिर इनको सोल्व करना। x इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे कोष्टक से, 3 भी पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई होगा। जो भी हमें आ रहा है वो लिख दीजिए, x x वाले पद जुड़ जाएंगे, तो 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 87 गए तो माइनस का 273 बचेंगे, और ये हमारा क्या है, आंसर है। नोट कीजिए इसे। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। पार्ट 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी तय की हमें, 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी यानी उसी दूरी कौन सी, 480 जो दे रखी है वही को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी की दूरी हमें दे रखी है 480 किलोमीटर, समान चाल से तय करती है। फिर हमने उसकी चाल कम की 8 किलोमीटर, तो समय अधिक लगेगा। जब रेलगाड़ी धीरे होगी तो टाइम अधिक लगेगा, उसको कितना अधिक लगेगा, 3 घंटे अधिक लगेंगे। और हमें क्या करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है शुरू से भी, तो हम क्या करेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, ये हमने मान लिया। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने माना है। ठीक है यहाँ तक। तो समय क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं है। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दूरी, चाल और समय में संबंध का एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। ये दूरी, समय और चाल का संबंध का एक फॉर्मूला है। तो दूरी हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख दीजिए। दूरी हमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए 480 किलोमीटर की दूरी दे रखी है हमें। फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, यानी कि दूरी कितनी दे रखी है, 480, और चाल कितनी दे रखी है, चाल हमने मानी x, ये x। ठीक है यहाँ तक। ये लिख देता हूं मैं समीकरण 1, और इसे हम लिख सकते हैं t लिख सकते हैं समय को, यहाँ पे लिख देता हूं नीचे ये t। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, चाल हमें कितनी दे रखी है, x, अब उसने कहा कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो अब चाल कितनी होगी, नई चाल कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां से आई, इसकी चाल अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो नई चाल हमें कितनी प्राप्त हुई, x माइनस 8। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। तो अब समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा t प्लस 3। अब समय, नया समय क्या होगा, ये नया समय है, नया समय। पहले समय था, ये समय था 480 बटा x यानी t, तो इस t के अंदर मैंने ये 3 जोड़ दिया। कैसे प्राप्त हुआ, इधर ध्यान दीजिए सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला काम हमने किया, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है। ठीक है, दूरी हमें 480 किलोमीटर दे रखी है। अब समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन चाल। दूरी हमें 480 और हमने चाल हमने x मानी 480 अपॉन x, इसको हमने समीकरण 1 रख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, चाल हमने मानी x, अब नई चाल क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर कम होगी तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो नया समय भी आएगा। नया समय क्या आएगा, पहले समय कितना था, पहले समय था t, तो अब
3 घंटे अधिक लगेंगे, यानी t+3, यानी इस 480 से 480 अपॉन एक्स क्या समय है, इससे 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो मैंने t+3 लिख दिया यहाँ पे। ये t है, t का मान यही है, ये हमें इसमें के अंदर रखना होगा। नया समय, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नया समय, समय का फॉर्मूला दूरी अपन 4 ही होगा। अब मैं इसको इसी के नीचे से इधर देखिए, दूरी अपॉन 4 बराबर t+3। ये दूरी अपॉन 4 कहां से आई, यहां से। नया समय, समय का फॉर्मूला दूरी अपॉन 4 होता है, समय का फॉर्मूला मैंने दूरी अपॉन 4 लिख दिया, और t+3 t+3, ठीक है यहां तक। अब आ जाइए इधर, दूरी अपॉन 4, दूरी अब क्या है, वह उसी दूरी, यानी दूरी तो 480 है, दूरी तो उसे 480 ही तय करनी है। और नई चाल, यहाँ पे चाल कौन सी लिखनी है, नई वाली। नई वाली कितनी है, x-8, ये x-8, ठीक है यहां तक। बराबर t का मान देखिए, समीकरण 1 से t का मान क्या है, ये t का मान 480 अपॉन x, t का मान कितना हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस का 3, समीकरण 1 से, कोष्टक के अंदर मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। यहाँ पे t का मान हमने समीकरण 1, समीकरण 1 ये रही, इसके अंदर समय यानी t का मान 480 अपॉन x दे रखा है, तो मैंने t के स्थान पर 480 अपॉन x रख दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर भी 480, इधर भी 480, ये बराबर का उस तरफ है, इसको इधर लेके आ जाइए। 480 अपॉन x-8, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 480 अपॉन x बराबर में 3, ठीक है। यहां तक ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी 480 है, इस पर भी 480 है, तो हम 480 कॉमन ले सकते हैं। 480 हमने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा 1, और नीचे वही संख्या बचेगी x-8, ऊपर भी 1 अपॉन x बराबर का 3, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, और ये 3 का भाग 480 में चला जाएगा, क्यों, 3 को जैसे इधर लेंगे हम तो इसके नीचे आएगा, आपको दिख नहीं देगा शायद, ऊपर कर देता हूं मैं, चलो इतना नोट करिए फिर आगे जाएंगे, सभी बोर्ड पर ध्यान दें। अब देखिए इधर 480 1/x-8 1/x बराबर का 3, यह है। तो हम क्या करेंगे आगे, 480 अपॉन इनका एलसीएम लेंगे, x-8 और x का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम आ जाएगा इंटू x, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर अंतर कोष्टक ले लिया है तो इधर बाहर बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, जब छोटा कोष्टक अंदर आ गया तो बाहर हमें बड़ा कोष्टक लेना है। x-8 और x का एलसीएम इनका मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, x-8 का भाग इसके अंदर देंगे, इसके अंदर x-8 का भाग देंगे ऐसे, x-8 इंटू x, ये हमारे पास है। जैसे हम इसके अंदर x-8 का भाग देंगे तो x-8 से x-8 कट जाएंगे, क्या बचेगा x बचेगा, जो भी बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब x का भाग इसके अंदर देंगे, इस बार किसका भाग देना है, x का भाग देना है। जैसे x का भाग देंगे तो x कट जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है, x-8। अब x-8 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस, इसको पूरे कोष्टक के अंदर लिखना है x-8, ये कोष्टक बंद बराबर का 3, ठीक है यहाँ तक। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इधर सभी का ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड की तरफ, ये क्या है 480। अब इस 3 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये 3 इसके नीचे जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, यानी 3 का इसके अंदर भाग जाएगा। जब आपको पता ये पद और ये पूरा पद इनटू के अंदर है तो मैं 3 का भाग इस 480 के अंदर दे सकता हूं, यानी कि मैं 3 को इस तरफ लाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 480 और 3 ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जैसे इसके अंदर इसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 160 बार जाएगा। या फिर ऐसे रुकिए, आप पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 480 ये x, ये माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 8, ठीक है यहाँ तक, बराबर 3, और ये x-8 और x इधर जाएंगे, ये x-8 और x इधर जाएंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये 3 से, ये x-8 इंटू x
ठीक है, इधर देखिए अभी तक हमने क्या किया, 480 का 480, ये x का x है और ये माइनस हमने अंदर भेजा है, माइनस इस प्लस वाला x होगा तो माइनस का x, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 8 का 8, और नीचे बट्टे में संख्या है बराबर की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा के अंदर हो जाएगी, या वजन गुणा भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। और ये 3 हम इस तरफ लाएंगे, इस अब ये 3 इस तरफ लाएंगे तो इसके अंदर भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इधर देखिए 3 एकम 3 और 6 3 160 बार जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों चीजें गुणा के अंदर है, ये भी गुणा के अंदर है, तब दोनों गुणा के अंदर हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 को 480 से डायरेक्ट काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 160 बार, यानी कि 160, और अंदर क्या है, अंदर क्या बचा, ओनली 8 बचा, बराबर, और इधर क्या बचा, ये x माइनस 8 इंटू एक्स। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x माइनस 8 से होगा तो माइनस का 8x। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 160 की कोष्टक के अंदर 8 है, यानी कि 160 इंटू 8 है, जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 0 8 48 4 8 4 12 1280 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है यहाँ तक। ध्यान से समझिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक सब कैलकुलेशन है। 480 का 480 है, x का x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 8 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पद हमने इधर भेज दिया, ये इधर 3 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 3 का भाग मैंने 480 के अंदर दिया, कितनी बार जाएगा, 160 बार। या तो मैं 3 को ये इधर गुणा के अंदर इधर आएगा तो भाग के अंदर होगा, या तो मैं इधर इसके नीचे लिख के काटूं, या फिर डायरेक्ट भी काट सकता हूं। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, 180, और ये x कट गया, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, अब 160 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त होंगे 1280। ठीक है, अब ये x से होगा तो x स्क्वायर, अब ये x माइनस 8 से होता तो माइनस 8x। ठीक है, अब या तो आप इस 1280 को इधर भेज दो, या इस वाले पूरे के पूरे पद को उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये सारे ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, हमें माइनस का x स्क्वायर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 1280 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8 ये अपनी जगह है, ये 1280 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1280। अब ये बराबर इधर 0 बचेगा, बराबर के इस तरफ 0 लिखो, या बराबर के इस तरफ 0 लिखो, बात एक ही। आप इधर 0 लिखोगे या उधर 0 लिखोगे, हम समीकरण को सही ढंग से लिखने के लिए इधर 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए फिर से 1280 इस तरफ जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो, और इधर क्या हो जाएगा 0, तो मैंने 0 इधर नहीं लिख के बराबर लगा के उधर लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें क्या प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हो गया। ठीक है यहाँ तक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। घर पे जाके रिवाइज कीजिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। बार बार घर पे रिवाइज करना ही है, ये तो मैं रोज बोलता हूँ आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी आपको करना ही है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, 4.1 हमारी कंप्लीट होती है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में 4.2 देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।